नमस्कार बंधुगण, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड 5 है। इस एपिसोड में हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित विषय को जान पाएंगे। आज हम इसे विकासात्मक परिचय के रूप में जानेंगे। आरंभ करते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का वैसे इतिहास मूल यूनान से माना जाता है। इसके बाद उसका विकास रोम में, फिर इंग्लैंड तथा अन्य पश्चिमी देशों में हुआ और यूनान में एथेंस नगर में जन्मे प्लेटो पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रथम काव्यशास्त्री है। प्लेटो का स्थितिकाल देखें तो 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। प्लेटो की अभिरुचि हालांकि राजनीति में अधिक थी, जबकि वह एक गणितज्ञ और दार्शनिक था। उसके सुप्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है रिपब्लिक, जो राजनीति पर आधारित है। वह आदर्श राज्य का समर्थक था जिसमें पूरी प्रजा सुखी और संपन्न रह सके। कविता और कला के प्रति उसकी धारणा अच्छी नहीं थी। प्लेटो ने साहित्य और कला संबंधी जिन सिद्धांतों का निर्देश किया वे मानव जीवन के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को ध्यान में रखकर स्थिर किए गए हैं। प्लेटो ऐसे काव्य को काव्य मानते हैं जो व्यक्ति में सद्बुद्धि को समृद्ध करता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विकास की दृष्टि से प्लेटो के पश्चात अरस्तु का नाम आता है। वे प्लेटो के शिष्य थे। उनका समय 384 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के आक्षेपों का प्रतिवाद किया और पाश्चात्य काव्यशास्त्र चिंतन को एक नया आयाम प्रदान किया। उसने कहा, कविता अनुकृति न होकर नवीन सृष्टि होती है। कविता सत्य से दूर नहीं होती, बल्कि इतिहास से कहीं अधिक सत्य के निकट होती है। कविता या नाटक मानवीय वासनाओं को उभारने या भड़काने का काम नहीं करते, बल्कि उन्हें उद्बुद्ध और संतुष्ट भी करते हैं। अरस्तु की मान्यताएं प्लेटो की तुलना में अधिक पुष्ट, स्वतंत्र और मौलिक है। उसने कविता में आनंद को प्रमुख तत्व स्वीकार किया। अरस्तु के ग्रंथ पोएटिक्स का प्रभाव यूरोपीय समीक्षा पर बहुत रहा है। विशेषतः पुनर्जागरण काल तथा 18वीं शताब्दी में अरस्तु के पश्चात आलोचना के क्षेत्र में अलंकार शास्त्र तथा वक्तृत्व कला की विषय से संबंधित ग्रंथों की रचना होती रही। इस श्रृंखला में प्लेटो और अरस्तु के बाद लॉन्जाइनस का नाम आता है। साहित्य समीक्षा सिद्धांतों की दृष्टि से उनका स्थान महत्वपूर्ण है तथा योगदान मौलिक है। लॉन्जाइनस की प्रसिद्ध कृति पैराइप्सुस में उनके उदात्तीकरण सिद्धांतों का मूल आधार है। लॉन्जाइनस कवि, कृति और पाठक तीनों को लक्ष्य मानकर समीक्षा करने वाले आलोचक हैं। स्कॉट जेम्स के अनुसार लॉन्जाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा जा सकता है। इस विकास क्रम में यूनानी आलोचना के बाद लैटिन का नाम आता है। राजनीतिक उथल पुथल के बाद रोम में सभ्यता का उत्कर्ष हुआ। इन आलोचकों में सिसरो और होरेस के नाम महत्वपूर्ण हैं, परंतु लैटिन का कोई समीक्षक ऐसा नहीं था जो प्लेटो, अरस्तु या लॉन्जाइनस की बराबरी कर सके। सिसरो का महत्व भाषण कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। होरेस रोम के प्रसिद्ध कवि थे। उनका समय 65 ईसा पूर्व से 8 ईसा पूर्व तक माना जाता है। होरेस की कृति आर्स पोएटिका क्लासिकल युग के लिए आदर्श थी। इसी तरह काव्यशास्त्रीय चिंतन में एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में होरेस का नाम सामने आता है। क्विंटेलियन भी लैटिन के अच्छे समीक्षक हैं। इन्होंने काव्य शैली से संबंधित कई मत व्यक्त किए। वह स्वयं एक अच्छा शैलीकार थे। लैटिन समीक्षा के उपरांत सन 1400 से सन 1660 ईस्वी तक के काल को अंग्रेजी साहित्य में पुनर्जागरण काल से जाना जाता है। यह युग अंधविश्वासों, प्राचीन परंपराओं, प्राचीन रीति रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठानों का युग था। इस काल के मध्य युग में स्वतंत्र चिंतन का प्रभाव था। पुनर्जागरण काल में साहित्यकारों ने मानव को सबसे आकर्षण का केंद्र बनाया। इस काल का उदय कोई आकस्मिक घटना न होकर ऐतिहासिक परंपरा की कड़ी थी। पुनर्जागरण काल के बाद एलिजाबेथ युग आता है। इस युग में इंग्लैंड में क्लासिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। इस युग में कुछ ऐसे नाटककार हुए जिन्होंने मानव जीवन के सत्यों को अपने नाटकों में रचना की है। इस युग के कवियों और साहित्यकारों ने फ्रांसीसी साहित्य की बोधगम्य भाषा को अपनाया। यह काल
क्लासिकवाद तथा स्वच्छंद प्रवृत्ति के परस्पर संघर्ष का काल माना गया है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और पोप ने इस काल में प्राचीन समीक्षा सिद्धांतों को आधार बनाकर आलोचना की। इन्होंने साहित्य की समीक्षा की। 18वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ अंग्रेजी समीक्षकों ने प्राचीन सिद्धांतों का गंभीर अध्ययन किया। उधर एडिसन ने बुद्धि की अपेक्षा कल्पना को अधिक महत्व दिया और कहा, कवि का प्रधान लक्ष्य कल्पना को प्रभावित करना होना चाहिए। 18वीं शताब्दी बुद्धि विवेक का युग था। सन 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसी के साथ कॉलरिज, शैले, किट्स आदि ने भी इस प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 19वीं शताब्दी मुख्य रूप से जनजीवन के परिवर्तन का काल है। इस काल में औद्योगिक और राजनीतिक क्रांतियों, वैज्ञानिक अनुसंधानों, मनोवैज्ञानिक उपलब्धियों, डार्विन के विकासवाद, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, फ्राइड के स्वप्नवाद आदि से प्रभावित होकर जनजीवन तीव्र गति से परिवर्तन की ओर अग्रसर होने लगा। इस काल में नीतिवाद प्रमुख रहा है। नीतिवाद की प्रक्रिया स्वरूप सन 1885 के आसपास कलावाद का नारा उठा और कला के रूप के लिए मत सामने आया। 20वीं शताब्दी का समय अंग्रेजी साहित्य और समाज के क्षेत्र में अव्यवस्था का समय रहा। इस शताब्दी में डार्विन, बेबिट जैसे नीतिवादी विचारक के कारण आलोचना ने एक नई दिशा पकड़ी। उन्होंने तथा टी.ई. ह्यूम ने नीति और आचार पर बल दिया और स्वच्छंदतावादी काव्य में बिंबवाद का विरोध किया। आधुनिक युग में I.A. रिचर्ड्स ने साहित्य सृजन को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा तथा काव्य के भाव पक्ष की व्याख्या की तथा काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस शताब्दी में फ्राइड और कार्ल मार्क्स दो प्रबल विचारक हुए हैं। फ्राइड काम को जीवन की मूलवृत्ति मानते हुए साहित्य को काम कुंठाओं की अभिव्यक्ति मानते हैं, जबकि मार्क्स समाज के कल्याण में ही साहित्य की सार्थकता समझते हैं। आधुनिक काल के समीक्षकों में T.S. इलियट का नाम प्रमुख है। उनकी आलोचना में 3 स्थापनाएं प्रमुख है। पहला, काव्य में आत्माभिव्यक्ति का विरोध। दूसरा, इतिहास और परंपरा को महत्वपूर्ण मानना तथा इसी परंपरा में कृति को रखकर समझने का प्रयास करना। तीसरा, कृति के वस्तु पक्ष तथा संरचनात्मक स्थिति पर बल तथा काव्य में भाषा और बिंब की भूमिका का रेखांकन। नई समीक्षा का प्रारंभ सन 1910 में सर्वप्रथम स्पिनगार ने किया। इन्हीं के साथ जॉन को रैनसम, एलेन टेट, R.P. ब्लैमर, सवर्ट पेन, विलियम सैम्पसन प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। इस प्रकार पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र की विभिन्न अवधारणाएं समीक्षकों के चिंतन का मूल आधार रहा है। निष्कर्ष के रूप में हम समझेंगे कि पाश्चात्य साहित्य एवं संस्कृति का विकास यूनान से आरंभ होकर रोम होता हुआ आधुनिक यूरोपीय भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन आदि तक पहुंचा। प्लेटो से ही पाश्चात्य काव्यशास्त्र का श्री गणेश होता है तथा उसके बाद प्लेटो के शिष्य 18वीं शताब्दी द्वारा ही बुद्धि विवेक का युग प्लेटो की मान्यताओं का दृढ़तापूर्वक खंडन किया तथा उनका तार्किक समाधान प्रस्तुत किया। वर्ड्सवर्थ के इस प्रकार यूनान में शुरू से ही बैलेड तरह की धारणाएं प्रकाशन दिखाई देती है। एक महत्वपूर्ण घटना थी। दार्शनिक के साथ प्रत्ययवादी परंपरा जिसके प्रवर्तक प्लेटो भी तथा दूसरी भौतिकवादी विकास में महत्वपूर्ण योगदान परंपरा जिसके प्रवर्तक प्लेटो के शिष्य अरस्तु। अब 19वीं शताब्दी लॉन्जाइनस और होरेस से जनजीवन के परिवर्तन का काल है। इस काल में और औद्योगिक और राजनीतिक क्रांतियों, अब हम वैज्ञानिक अनुसंधानों, अब हम संरचनावाद और विखंडनवाद जैसे डार्विन के विकासवाद आधुनिक समीक्षा मार्क्स के सामने खड़े हैं। मार्क्स के आज का व्याख्यान बस इतना ही। भौतिकवाद अगले व्याख्यान में हम स्वप्नवाद आदि से प्रभावित होकर जनजीवन प्रमुख चिंतन गति से परिवर्तन की और उनके सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। इस काल में नीतिवाद प्रमुख चिंतकों नीतिवाद की प्रतिक्रिया के बारे में सन 1885 पहला रहेंगे प्लेटो। सन 1885 के आसपास कलावाद का नारा उठा और कला के लिए मत सामने आया।
20वीं शताब्दी का समय अंग्रेजी साहित्य और समाज के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का समय रहा। इस शताब्दी में डार्विन, बेबिट जैसे नीतिवादी विचारक के कारण आलोचना ने एक नई दिशा पकड़ी। उन्होंने तथा टी.ई. ह्यूम ने नीति और आचार पर बल दिया और स्वच्छंदतावादी काव्य में बिंबवाद का विरोध किया। आधुनिक युग में I.A. रिचर्ड्स ने साहित्य सृजन को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा तथा काव्य के भाव पक्ष की व्याख्या की तथा काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस शताब्दी में फ्राइड और कार्ल मार्क्स दो प्रबल विचारक हुए हैं। फ्राइड काम को जीवन की मूलवृत्ति मानते हुए साहित्य को काम कुंठाओं की अभिव्यक्ति मानते हैं, जबकि मार्क्स समाज के कल्याण में ही साहित्य की सार्थकता समझते हैं। आधुनिक काल के समीक्षकों में T.S. इलियट का नाम प्रमुख है। उनकी आलोचना की 3 स्थापनाएं प्रमुख है, जो इस प्रकार है। 1 नंबर है काव्य में आत्मविव्यक्ति का विरोध। 2, इतिहास और परंपरा को महत्वपूर्ण मानना तथा इसी परंपरा में कृति को रखकर समझने का प्रयास करना। 3, कृति के वस्तु पक्ष तथा रचनात्मक स्थिति पर बल तथा काव्य में भाषा और बिंब की भूमिका का रेखांकन। नई समीक्षा का प्रारंभ सन 1910 में सर्वप्रथम स्पिनगर्ड ने किया। इन्हीं के साथ जॉन को रैनसम, एलन टेट, R.P. ब्लैमर, शवर्ट पेन, विलियम सैम्पसन प्रमुख आलोचक मानते जाते हैं। इस प्रकार पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र की विभिन्न अवधारणाएं समीक्षकों के चिंतन का मूल आधार रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, निष्कर्ष यह निकलता है कि पश्चिमी साहित्य एवं संस्कृति का विकास यूनान से आरंभ होकर रोम होता हुआ आधुनिक यूरोपीय भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन इत्यादि तक पहुंचा। प्लेटो से ही पाश्चात्य काव्यशास्त्र का श्री गणेश होता है तथा उसके बाद प्लेटो के शिष्य अरस्तु द्वारा ही अपने गुरु प्लेटो की मान्यताओं का दृढ़तापूर्वक खंडन किया तथा उनका तार्किक समाधान प्रस्तुत किया। इस प्रकार यूनान में शुरू से ही दो तरह की धाराएं दिखाई देती है ही। एक दार्शनिक नैतिक प्रत्ययवादी परंपरा जिसके प्रवर्तक प्लेटो तथा दूसरी भौतिकवादी तर्काश्रित परंपरा जिसके प्रवर्तक प्लेटो के शिष्य अरस्तु। आगे लॉन्जाइनस और हॉरेस से होते हुए यह I.A. रिचर्ड्स और T.S. इलियट तक पहुंची। अब हम संरचनावाद और विखंडनवाद जैसी उत्तर आधुनिक समीक्षा प्रवृत्तियों के सामने खड़े हैं। एपिसोड में बस इतना ही रहा। अगला एपिसोड अन्य विषय पर रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।